हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर्स हब। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने है। पिछली क्लास में हमने बात की थी सेक्शन 9, जो कि गेटवे ऑफ सीपीसी भी कहा जाता है, और जो बेसिकली जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वो देखना है और अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप देखिए, जाके डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेस सब जुडिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सीपीसी। और जो रेस्ट सब जुडिस है वो सेक्शन 10 में दिया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो फिर आज बात करते हैं रेस्ट सब जुडिस की। सबसे पहले मतलब देखते हैं कि रेस्ट सब जुडिस से हम समझते क्या है। मतलब वर्ड का जो मतलब है वो अपने आप में कहता क्या है। द वर्ड इन इटसेल्फ स्टेट्स दैट द रेस्ट सब जुडिस मीन्स something which is under judgment, which is pending and itself. सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं पर्पस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस का। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक पर्पस के बारे में बताना चाहता हूँ कि पर्पस क्या है, या ऑब्जेक्ट जो मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है रेस सब जुडिस की डॉक्ट्राइन का, वो है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग ना हो। सेकेंडली, जो डॉक्ट्राइन है वो बार करती है पैरेलल ट्रायल्स को। मतलब कि एक केस आपका चल रहा है और फिर सेम इशू पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा केस ना चले, जो वो बार लगा हुआ है, वो ही एक तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस है। ये बेसिकली, अगर एक इस स्लाइड से मैं हटके एक बात बताऊं तो ये है कि एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को प्रिवेंट करता है। सेकेंडली, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन ना आ जाए तो कोर्ट्स के, तो उससे भी हमें बचाता है। अगर हम सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी की बात करते हैं तो वहां पे लिखा गया है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title, whereas a suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limit of India established or constituted by the central government, or having like jurisdiction or before the Supreme Court। और आगे एक्सप्लेनेशन है आपकी, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो बेसिकली इतनी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब बड़ा छोटा सा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, जो मैंने बोर्ड में लिखे हुए वर्ड उन पे फोकस करिए। कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी किसी भी ट्रायल को जो कि सेम मैटर इन इश्यू में लाया गया हो दोबारा से, सेम पार्टीज के बीच में, या द पार्टी कंटेस्टिंग अंडर द सेम टाइटल। बेसिकली आप ये मानिए कि ए ने एक्स जुरिडिक्शन की कोर्ट में फाइल करा केस, एक्स कोर्ट में फाइल कर दिया ए ने, फिर बी भी सेम इश्यू पे केस वहां पे फाइल कर देते, तो क्या एक कॉमन इन जनरल हम अगर बात करें तो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो ही कॉमन प्रिंसिपल पे, उसी कॉमन प्रिंसिपल पे सेक्शन 10 बोलता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी किसी भी ट्रायल से, किसी भी ट्रायल, किसी भी सूट का, जिसमें कि इन विच द मैटर इन इशू, वर्ड पे फोकस करिए, जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू चल रहा है, जो कि पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है सूट उसमें। तो कोर्ट दोबारा से कोई भी ऐसा जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसे एंटरटेन नहीं करेगी, उसका ट्रायल नहीं चलाएगी। ये सबसे बड़ी चीज है। एक्सप्लेनेशन बात करते पे अगर हम आए इस पे थोड़ी थोड़ी से, आप एक तो इसमें अगर मैं इसेंशियल एलिमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो एक तो नो कोर्ट शैल प्रोसीड, सेकेंडली ट्रायल विद अ ट्रायल, थिर्डली द मैटर इन इशू which is directly and substantially an issue, previously instituted suit, same parties, same title, and the court in India having jurisdiction to grant the relief claimed. And moving further with the explanation, the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं कि अगर कोई केस फॉरेन कोर्ट में चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इंडिया में केस चलेगा वो प्रिक्लूडेड नहीं होगा, वो उस पर किसी भी तरह की मनाही नहीं होगी, वो चला जा सकता है। जनरली अगर हम बात करें, चार चीजें यहाँ पे आती है।
applies to trial and not institution. अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है no court shall proceed with the trial. ट्रायल की बात करी गई है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो सकता है, ध्यान रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो सकता है, उसके लिए बार नहीं है। बार किस चीज के लिए? ट्रायल के लिए बार है कि ट्रायल नहीं चलेगा। सेकेंडली अगर हम बात करें, कोर्ट को जो सेक्शन 10 है वो बार नहीं करता या प्रिक्लूड नहीं करता कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया है तो वहां पे कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है। थर्डली जो बात आती है, जनरली अगर मैं बात करूं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। नंबर फोर्थ की जो मैटर इन कंट्रोवर्सी जो होना चाहिए, सेक्शन 10 की जो वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10 जो है वो है द मैटर इन कंट्रोवर्सी मस्ट बी सेम इन द प्रीवियसली एंड द सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। फर्दर अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो जो सेक्शन 10 है उसका स्कोप बिल्कुल क्लियर, अनएम्बिगस, डेफिनेट एंड मैंडेटरी है। क्योंकि जो वर्ड शैल वहां पे यूज करा गया है, नो कोर्ट शैल, तो वो जो वर्ड शैल है वो अपने आप में इस प्रोविजन को मैंडेटरी बना देता है एंड कोर्ट मस्ट फॉलो इट। फर्दर अगर हम बात करें इस पे, थर्ड पॉइंट जो है, सेक्शन 10 ऑथराइज ओनली ऑन स्टे ऑन प्रोसीडिंग बट नॉट अ डिसमिसल ऑफ द प्रोसीडिंग। जो सेक्शन 10 है वो सिर्फ ऑथराइज करता है प्रोसीडिंग्स को, stay on proceedings and not on a dismissal of the proceeding. In execution proceeding, the order passed by the court in controversy, और जब एग्जीक्यूशन होगा प्रोसीडिंग्स का, एट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चलेगी और उसमें कोर्ट ने सेक्शन 10 के कॉन्ट्रवेंशन में अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया हुआ है या कोई और ऑर्डर पास किया हुआ है तो वो नल नहीं माना जाएगा, उसे भी इन कंसिडरेशन लिया जा सकता है। फर्दर अगर हम कंडीशन की बात करें कि क्या क्या कंडीशन जरूरी है सेक्शन 10 लगने के लिए, तो वो है सबसे पहले तो 2 सूट्स होने चाहिए, एक तो प्रीवियस और एक सब्सिक्वेंट, एक जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया हो और एक जो बाद में लाया जा रहा है। सेकेंडली तो मैटर इन इश्यू in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit। तो कहने की ये बात है, जो मैटर इन इश्यू है, जो हम सब्सिक्वेंट जो बाद वाले सूट में हम ला रहे हैं, वो जो उसमें मैटर इन इश्यू है, और जो मैटर इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली पहले से ही इन इश्यू है, तो वहां पे सेक्शन 10 लगेगा। थर्डली सेम पार्टीज या सेम रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। थर्डली जो प्रीवियस सूट है वो पेंडिंग हो, ध्यान रखिए प्रीवियस सूट का पेंडिंग होना भी जरूरी है। और फिर नेक्स्ट जो इसेंशियल कंडीशन आती है, वो जो प्रीवियस सूट है वो ऐसी कोर्ट में हो जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो कि जो रिलीफ उस प्रीवियस सूट में मांगा गया है वो उसे देने लायक हो। एंड एट द एंड जो कंडीशन है वो है सेम टाइटल होना चाहिए सूट्स में पार्टीज के बीच में। और अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर इसकी कंटिन्यूएशन में, इवन वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 डू नॉट स्ट्रिक्टली, जहाँ पे सेक्शन 10 की जो प्रोविजन है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होते, तो वहां पे कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास अंडर 151 और सेक्शन ऑफ सीपीसी ये पावर है कि वो एंड्स ऑफ जस्टिस को अचीव करने के लिए वो भी इस डॉक्ट्राइन का एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हैं। तो वहां पे 151 की प्रोसीडिंग्स आप समझ रहे हैं, कोर्ट केस ला दिया गया है, अब हाई कोर्ट सोच रहा है कि भाई क्या करें, तो 151 की प्रोसीडिंग्स को 151 की रेनाइट पावर को यूज करते हुए उन सूट्स को क्लब करके कंसोलिडेट करके एक साथ ट्रायल में ला सकते हैं। एक केस आया था बोकारो एंड रामपुर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 1962 का केस है, फेमस केस है, लैंडमार्क केस है। इसमें क्या कहा गया कि द मैटर इन इशू वाज रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो मैटर इन इशू था वो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के रिगार्डिंग था। द कोर्ट इन दिस केस यूज्ड इट्स पावर एंड तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सेक्शन 151 की पावर्स को यूज करते हुए वहां पे सूट का कंसोलिडेशन कर दिया था। फिर
ये हमने पढ़ लिया है कि द कोर्ट the High Court has power under Section 151 to meet the end of the justice and consolidate suits. अगर कॉन्ट्रोवेंशन होता है सेक्शन 10 का तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम स्लाइड में देखेंगे। अगर कोई भी डिग्री पास की जाती है, इफ एनी ऑफ द डिग्री वाज पास इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 10, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी a null and void and therefore cannot be disregard completely. हम completely उसे disregard नहीं कर सकते, उसे consider करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से सुनिए। But this right which is given in favor of the parties can be waived by them. पर जो ये right दिया गया है वो parties के द्वारा वेव भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। और अगर एक बार वेव कर दिया जाता है then they cannot subsequently try to get that right. एक बार गया तो गया। केस आप यहाँ पे देख लीजिए, जिन ये यहाँ पे दो केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा। इन दोनों केसेस को आप देख लीजिए। इन केसेस में ये कहा गया था कि टेट अगर कॉन्ट्रोवेंशन में सेक्शन 10 के कॉन्ट्रोवेंशन में कोई डिग्री पास होती है तो वो नल नहीं होगी। अब बात आती है इंटरिम ऑर्डर्स की। क्या कोर्ट के पास ये अधिकार है कि क्या वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया है? बिल्कुल, कोर्ट के पास ये अधिकार है that it can pass the interim order when the suit is instituted before it. इंटरिम ऑर्डर आर टेम्परेरी ऑर्डर्स विच आप अगर इंटरिम ऑर्डर से हम समझे तो इंटरिम ऑर्डर होते क्या है? ये टेम्परेरी ऑर्डर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पास किए जाते हैं फाइनल ऑर्डर आने से पहले। एन ऑर्डर ऑफ स्टे अंडर सेक्शन 10 डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू पास। अगर सेक्शन जो ऑर्डर सेक्शन 10 में जो चीजें सेक्शन 10 में दी गई है वो कोर्ट को प्रिक्लूड नहीं करती इंटरिम ऑर्डर पास करने से, तो कोर्ट के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। अगली स्लाइड में हम नया टॉपिक देखेंगे जो कि आपका सब जुडिकाटा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना। इस वाले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए आप सभी की मदद से। तो फाइनली मैं 596 के अराउंड सब्सक्राइबर पे पहुंच चुका हूं। तो प्लीज वीडियो